हेलो डियर फ्रेंड्स, स्वागत है आपका अपने यूट्यूब चैनल एचडी एजुकेशन पे। आज हम बात करने वाले हैं 27 और 28 जून के मोस्ट इम्पॉर्टेंट डेली करंट अफेयर्स क्वेश्चन के बारे में। क्या कुछ क्वेश्चंस बन करके आए हैं, क्या नए क्वेश्चंस बन के आए हुए हैं, उन सभी क्वेश्चनों के बारे में हम डिटेल से चर्चा करेंगे और उसको बहुत ही अच्छे तरीके से समझाने का प्रयास करेंगे। अगर आप वीडियो पर पहली बार आए हैं तो प्लीज़ वीडियो को लाइक करें, हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और अपने दोस्तों के साथ अधिक से अधिक शेयर भी करें ताकि आने वाली कोई भी वीडियो हो तो उसकी नोटिफिकेशन आप तक मिलती रहे। तो चलिए शुरू करते हैं अपने पहले प्रश्न के साथ। हमारा सबसे पहला प्रश्न है कि हाल ही में अंतर्राष्ट्रीय नाविक दिवस किस दिन मनाया गया, यानी कि जो अंतर्राष्ट्रीय नाविक दिवस होता है ये किस दिन मनाया जाता है। तो ए ऑप्शन है 22 जून, बी ऑप्शन है 23 जून, सी ऑप्शन है 24 जून और डी ऑप्शन है 25 जून। तो इस प्रश्न का सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, यानी कि प्रत्येक वर्ष 25 जून को अंतर्राष्ट्रीय नाविक दिवस मनाया जाता है। आगे हम बात करते हैं, आप यहाँ पे आर्टिकल भी देख सकते हैं। अंतर्राष्ट्रीय नाविक दिवस प्रतिवर्ष 25 जून को अंतर्राष्ट्रीय नाविक दिवस मनाया जाता है। अंतर्राष्ट्रीय नाविक दिवस नाविकों को विश्व अर्थव्यवस्था में योगदान का सम्मान करने के उपलक्ष्य में मनाया जाता है। अंतर्राष्ट्रीय नाविक दिवस खास तौर पर नाविकों का विश्व अर्थव्यवस्था के योगदान का प्रचार प्रसार करने के लिए पूरे विश्व में मनाया जाता है। यानी कि ये जो अंतर्राष्ट्रीय नाविक दिवस है, यह जो दिवस है, इसके मनाए जाने का जो कारण है, जो उद्देश्य है, वह यही है कि कैसे जो नाविक होते हैं वो विश्व अर्थव्यवस्था में अपना योगदान देते हैं। यानी कि जो अर्थव्यवस्था होती है, इकोनॉमिक्स होती है, उसमें कैसे अपना योगदान देते हैं, उसमें कैसे ये अपनी बढ़त बनाते हैं और अपना योगदान देते हैं। इन सभी के बारे में बात करने के लिए, लोगों तक इनके बारे में जानकारी पहुंचाने के लिए, प्रचार प्रसार करने के लिए ये जो दिवस है यह मनाया जाता है। आगे हम बात करते हैं तो वही पॉइंट है कि हर साल 25 जून को हम अंतर्राष्ट्रीय समुद्री दिवस मनाते हैं। यह विशेष दिन 2010 में अंतर्राष्ट्रीय समुद्र संगठन द्वारा, यानी कि आईएमओ जो है, इसके द्वारा स्थापित किया गया था ताकि समुद्री यात्री के महत्वपूर्ण योगदान को हमारे दैनिक जीवन और वैश्विक अर्थव्यवस्था में मान्यता मिल सके। यानी कि जो समुद्री यात्री होते हैं, जो कुछ भी नाविक होते हैं, जो भी नाविक होते हैं, उनके क्या कुछ उद्देश्य हैं, उनका क्या कुछ महत्वपूर्ण योगदान है हमारे दैनिक जीवन में और हमारी जो वैश्विक अर्थव्यवस्था है, इसके बारे में अवेयरनेस फैलाने के लिए, लोगों तक इनके बारे में बात बताने के लिए, जागरूकता फैलाने के लिए यह जो दिवस है यह मनाया जाता है। आगे बढ़ते हैं अगर अंतर्राष्ट्रीय समुद्री संगठन का जो मुख्यालय है तो यह लंदन यूनाइटेड किंगडम में है। यानी कि जो अंतर्राष्ट्रीय समुद्री संगठन, इसका मुख्यालय लंदन यानी कि यूनाइटेड किंगडम में है। अंतर्राष्ट्रीय समुद्री संगठन की स्थापना कब की गई थी तो यह 17 मार्च 1958 को की गई थी, अंतर्राष्ट्रीय समुद्री संगठन की स्थापना। फिर अंतर्राष्ट्रीय समुद्री संगठन के प्रमुख कौन हैं तो वर्तमान में इसके प्रमुख या महासचिव हैं आर्सेनियो डोमिंगुएज। यानी कि जो आर्सेनियो डोमिंगुएज हैं ये महासचिव हैं अंतर्राष्ट्रीय समुद्र संगठन के। समुद्र की बात की जाए तो यहाँ पे आप लोग एक नाम तो जानते ही होंगे, जिसका नाम था वास्को डी गामा। जो वास्को डी गामा था वह एक प्रकार से समुद्री नाविक ही था, समुद्री व्यापारी था, समुद्री नाविक था। समुद्र के द्वारा ही वो यात्रा करते हुए वो भारत पहुंचा था, भारत के केरल में के कालीकट बंदरगाह पे पहुंचा था। तो इस प्रकार उसने समुद्री मार्ग की खोज की थी। तो इसी प्रकार से ही और अधिक लोगों को जागरूक करने के लिए, उनको बढ़ावा देने के लिए यह जो दिवस है यह प्रत्येक वर्ष 25 जून को मनाया जाता है, अंतर्राष्ट्रीय नाविक दिवस। आगे बढ़ते हैं, हमारा अगला क्वेश्चन है, हाल ही में किसने वर्ल्ड फूड इंडिया 2024 के लिए वेबसाइट और ऐप लॉन्च की। यानी कि जो वर्ल्ड फूड इंडिया 2024 है इसके लिए वेबसाइट और ऐप किसने लॉन्च किया हुआ है। ए ऑप्शन है जयराम रमेश, बी ऑप्शन है चिराग पासवान, सी ऑप्शन है अमित शाह और डी ऑप्शन है अनुराग ठाकुर। तो इस प्रश्न का सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, यानी कि जो चिराग पासवान हैं इन्होंने हाल ही में वर्ल्ड फूड इंडिया 2024 के लिए वेबसाइट और ऐप लॉन्च किया हुआ है। आप यहाँ पे आर्टिकल में देख भी सकते हैं, बीच में चिराग पासवान हैं। तो इन्होंने ही जो वर्ल्ड फूड इंडिया 2024 के लिए वेबसाइट और ऐप लॉन्च किया हुआ है। आगे हम अगर बात करें तो वर्ल्ड फूड इंडिया 2024 के तीसरे संस्करण के पूर्वावलोकन के रूप में केंद्रीय खाद्य प्रसंस्करण उद्योग मंत्री, यानी कि ये केंद्रीय खाद्य प्रसंस्करण उद्योग मंत्री हैं चिराग पासवान, और केंद्रीय
खाद्य प्रसंस्करण उद्योग और रेल राज्य मंत्री रवनीत सिंह ने वर्ल्ड फूड इंडिया 2024 के लिए वेबसाइट और मोबाइल एप्लीकेशन लॉन्च किया। यानी कि उन्होंने एक वेबसाइट और एप्लीकेशन, मोबाइल एप्लीकेशन लॉन्च किया है। चिराग पासवान और रवनीत सिंह, जो कि चिराग पासवान केंद्रीय खाद्य प्रसंस्करण मंत्री हैं, उद्योग मंत्री हैं, और जो रवनीत सिंह हैं ये रेल राज्य मंत्री हैं। इन दोनों लोगों ने मिल करके यह ऐप और यह वेबसाइट लॉन्च की हुई है। अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। तुम्हारा अगला प्रश्न है, हाल ही में किस देश ने हिजाब और अन्य इस्लामी परिधानों पर प्रतिबंध लगाने वाला विधेयक पारित किया? यानी कि ऐसा कौन सा देश है जहां पर हिजाब पहनना और अन्य इस्लामी परिधानों पर प्रतिबंध लगाने का जो एक विधेयक है वह पारित किया गया है? तो ए ऑप्शन है यूएई यानी कि यूनाइटेड अरब अमीरात, बी ऑप्शन है क्रोएशिया, सी ऑप्शन है तजाकिस्तान और डी ऑप्शन है साउथ अफ्रीका। तो इस प्रश्न का सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, यानी कि साउथ अफ्रीका देश नहीं, तजाकिस्तान देश ने हिजाब और अन्य इस्लामी परिधानों पर प्रतिबंध लगाने वाला विधेयक पारित किया है। किसने पारित किया है? तजाकिस्तान ने। तजाकिस्तान देश ने हिजाब और अन्य इस्लामी जो परिधान हैं उन सभी पर प्रतिबंध लगाने वाला एक विधेयक पारित किया है। आगे अगर हम बात करते हैं तो मुस्लिम बहुल मध्य एशियाई देश तजाकिस्तान, यानी कि यहाँ पर जो मुस्लिमों की संख्या है वो अधिक है, मुस्लिम बाहुल्य क्षेत्र है, मुस्लिम बाहुल्य मध्य एशियाई देश है। तो वहाँ तजाकिस्तान में हिजाब पर प्रतिबंध लगाने जा रहा है, यानी कि वह हिजाब पर प्रतिबंध लगाने वाला है। और तालिबान के शासन वाले अफगानिस्तान की सीमा से लगे तजाकिस्तान की संसद के ऊपरी सदन में 19 जून को इसे लेकर एक बिल भी पारित हुआ था, जिसके बाद अब यहाँ पर हिजाब पहनना गैर कानूनी माना जाएगा। यानी कि ये अफगानिस्तान से एकदम सीमा पर लगा हुआ, सीमा से सटा हुआ देश है। अफगानिस्तान से अपनी सीमा साझा करता है तजाकिस्तान, और वहाँ पर अफगानिस्तान में तो तालिबान का शासन ही है, तो वहीं से सीमा लगाते हुए एक देश है तजाकिस्तान। तो इसने क्या किया है, अपने देश में हिजाब पर प्रतिबंध लगा दिया है। वहाँ पर हिजाब पर प्रतिबंध लगाने के लिए इसने अपनी संसद में एक बिल पारित किया था, और वह जो बिल है उस बिल पारित होने के बाद अब वहाँ पर जो हिजाब पहनना है वो गैर कानूनी माना जाएगा। अगले क्वेश्चन की बात करते हैं तो हाल ही में किस राज्य के जंगम जिले में ZSI यानी कि जूलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया द्वारा नई ईल प्रजाति की खोज की गई है? यानी कि किस राज्य के जंगम जिले में जो जूलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया है इनके द्वारा नई ईल प्रजाति खोजी गई है? तो ए ऑप्शन है असम, बी ऑप्शन गुजरात, सी ऑप्शन है उड़ीसा और डी ऑप्शन है अरुणाचल प्रदेश। तो इस प्रश्न का सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, यानी कि उड़ीसा राज्य के जंगम जिले में जूलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया के द्वारा एक नई ईल प्रजाति की खोज की गई है। ये आप यहाँ पे देख सकते हैं जूलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया। और आगे बढ़ते हैं अगले पॉइंट पे, तो एक नई सर्प ईल प्रजाति की खोज उड़ीसा के गोपालपुर में, यानी कि उड़ीसा का एक जिला है जंगम जिला, और जंगम जिला में कहाँ पर? गोपालपुर में इस सर्प ईल की जो प्रजाति है वह खोजी गई है। तो भारतीय प्राणी सर्वेक्षण के क्षेत्रीय केंद्र के वैज्ञानिकों ने एक नई प्रजाति की खोज की है, यानी कि वहाँ के जो जूलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया यानी भारतीय प्राणी सर्वेक्षण विभाग के जो वैज्ञानिक हैं इन्होंने ही नई प्रजाति की खोज की है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलेंगे तो हमारा अगला क्वेश्चन है, हाल ही में लिथियम की तलाश में जुटी कोल इंडिया, यानी कि जुटी जो कोल इंडिया है यानी कि COIL कोल इंडिया लिमिटेड जो है, इसने क्या किया है, किस देश की कंपनी के साथ मिलकर अर्जेंटीना में खोज करेगी? यानी कि जो लिथियम की तलाश में जुटी हुई है कोल इंडिया कंपनी जो है, तो यह अब और किस देश की कंपनी के साथ मिल करके अर्जेंटीना में इसकी खोज करेगी, अर्जेंटीना में लिथियम की खोज करेगी? तो ए ऑप्शन है यूक्रेन, बी ऑप्शन है अमेरिका, सी ऑप्शन है कनाडा और डी ऑप्शन है श्रीलंका। तो इस प्रश्न का सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, यानी कि कोल इंडिया जो कंपनी है वह अमेरिका की कंपनी के साथ मिलकर अर्जेंटीना में लिथियम की तलाश करेगी। लिथियम तो आप सभी जानते ही होंगे, ये कोल इंडिया लिमिटेड यानी कि COIL हेडक्वार्टर है। तो आगे हम बात करते हैं कि भारत की सरकारी कंपनी कोल इंडिया लिमिटेड बैटरी बनाने के लिए जरूरी लिथियम की सप्लाई सुनिश्चित करने के लिए अमेरिका की एक कंपनी के साथ मिलकर अर्जेंटीना में लिथियम के भंडारों की खोज कर रही है। और लिथियम जो कि भविष्य का बहुत ही इम्पॉर्टेंट ईंधन है, क्योंकि लिथियम जो होता है वो उसकी बैटरी बनाई जाती है, उसकी जो बैटरी होती है वो काफ़ी ज़्यादा
कारगर साबित होती है, काफ़ी ज़्यादा यूज़फुल होती है। तो इसके लिए जो भारत सरकार की जो कंपनी, सरकारी कंपनी है जो कि एक नवरत्न महारत्न कंपनी है, तो कौन सी, कोल इंडिया लिमिटेड, इसने और अमेरिका की कंपनी ने मिल करके अर्जेंटीना में लिथियम के भंडारों की खोज कर रही है। अगले प्रश्न की ओर बढ़ेंगे। हमारा अगला प्रश्न है, हाल ही में IPPB यानी कि इंडियन पोस्ट पेमेंट बैंक ने ग्रामीण भारत में अधिक कुशल मनी ट्रांसफर के लिए किसके साथ सहयोग किया है? यानी कि जो इंडियन पोस्ट पेमेंट बैंक है, इन्होंने ग्रामीण भारत में, यानी जो भारत का ग्रामीण क्षेत्र है उसमें अधिक कुशल मनी ट्रांसफर के लिए, यानी कि जो मनी ट्रांसफर किया जाता है वो और अधिक कुशलता से और सरलता से हो सके, इसके लिए इन्होंने किसके साथ सहयोग किया है, किसके साथ इन्होंने साझेदारी की हुई है? तो ए ऑप्शन है जियो फाइनेंस के साथ, बी ऑप्शन है गूगल पे, सी ऑप्शन है रिया मनी और डी ऑप्शन है रोजर पे। तो इस प्रश्न का सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, यानी कि जो IPPB है, इन्होंने रिया मनी के साथ मिलकर के ग्रामीण भारत में अधिक कुशल मनी ट्रांसफ़र करने के लिए रिया मनी के साथ में सहयोग किया हुआ है। आगे अगर हम बात करते हैं तो इंडिया पोस्ट पेमेंट बैंक ने ग्रामीण भारत में अधिक कुशल मनी ट्रांसफर सेवाएं प्रदान करने के लिए रिया मनी ट्रांसफर के साथ सहयोग किया है। किसके साथ? रिया मनी ट्रांसफर के साथ सहयोग किया है। अगर रिया मनी ट्रांसफर की बात करें तो रिया मनी ट्रांसफर यूरोनेट का एक व्यावसायिक खंड है जो तेज, सुरक्षित और किफ़ायती वैश्विक मनी ट्रांसफर सहित नवीन वित्तीय सेवाएं प्रदान करता है। यानी कि जो रिया मनी ट्रांसफर है यह बहुत ही तेज, सुरक्षित और बहुत ही विश्वसनीय तरीके से वैश्विक, यानी कि ग्लोबली, यानी कि एक दूसरे से दूसरे देश में अगर मनी ट्रांसफ़र करना हो तो उसके लिए भी ये बहुत ही ज़्यादा फास्ट है, बहुत ही ज़्यादा सेफ है और बहुत ही ज़्यादा स्मूथ है, स्मूथ तरीके से कार्य करता है। कौन? रिया मनी ट्रांसफ़र। आगे अगर हम प्रश्न की बात करें तो अगला प्रश्न है हमारा, हाल ही में डोनाल्ड सदरलैंड का निधन हो गया, वे कौन थे? यानी कि जो डोनाल्ड सदरलैंड हैं इनका अभी निधन हुआ है, वो कौन थे? वैज्ञानिक, अभिनेता, भाषाविद या कार्टूनिस्ट? तो जो डोनाल्ड सदरलैंड हैं जिनका अभी हाल ही में निधन हुआ, वे एक जाने माने अभिनेता थे, यानी कि वो एक अभिनेता थे, एक्टर थे। आप यहाँ पे इनके चित्र देख सकते हैं, इनकी मूवी भी आपने अगर हॉलीवुड मूवी देखते हैं तो आप इनको किसी न किसी मूवी में आपने ज़रूर देखा होगा। तो ये हॉलीवुड अभिनेता थे, हॉलीवुड एक्टर थे जिनका अभी हाल ही में निधन हो गया है। तो दिग्गज अभिनेता डोनाल्ड सदरलैंड का 88 वर्ष की आयु में निधन हो गया। डोनाल्ड ने लंबी बीमारी से जूझने के बाद 20 जून को अंतिम सांस लेकर दुनिया को हमेशा के लिए अलविदा कहा। यानी कि जो डोनाल्ड सदरलैंड हैं यह एक दिग्गज अभिनेता थे, यानी कि एक्टर थे और इनको एक बहुत ही ज़्यादा लंबे समय से बीमारी थी और उस बीमारी के कारण ही इनको 20 जून को इनका निधन हो गया। अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, हाल ही में ग्लोबल विंड एनर्जी काउंसिल इंडिया ने किसे अपना नया अध्यक्ष नियुक्त किया है? यानी कि जो ग्लोबल विंड एनर्जी काउंसिल इंडिया कंपनी है, इसने किसे अपना नया अध्यक्ष नियुक्त किया है? तो फर्स्ट ऑप्शन है अश्विनी कुमार, बी ऑप्शन है अजीत कुमार, सी ऑप्शन है गिरीश ताती और डी ऑप्शन है इंद्रपाल सिंह बिंद्रा। तो इस प्रश्न का सही जवाब है ऑप्शन नंबर सी, यानी कि जो गिरीश तांती हैं इनको ग्लोबल विंड एनर्जी काउंसिल इंडिया का नया अध्यक्ष नियुक्त किया है। किसको नियुक्त किया गया है? गिरीश तांती को ग्लोबल विंड एनर्जी काउंसिल इंडिया का अध्यक्ष नियुक्त किया गया है। अगले पॉइंट की अगर बात करते हैं तो वैश्विक पवन दिवस जो कि 17 जून को मनाया जाता है, मोस्ट इंपॉर्टेंट है। आप ये एक्स्ट्रा पॉइंट भी है, आप इसको जरूर ध्यान रखिएगा कि वैश्विक पवन दिवस जो है जो कि 17 जून को मनाया जाता है, दुनिया भर में मनाया जाता है। तो GWEC इंडिया ने घोषणा की है कि सुजलान ग्रुप के उपाध्यक्ष श्री गिरीश ताती को अध्यक्ष के रूप में नियुक्त किया जाएगा या नियुक्त किया गया है। यानी कि जो GWEC यानी कि ग्लोबल विंड एनर्जी काउंसिल इंडिया ने घोषणा की है कि जो सुजलान ग्रुप के उपाध्यक्ष हैं श्री गिरीश तांती, इनको ही अध्यक्ष के रूप में, ए ऑप्शन है ब्रिटेन, बी ऑप्शन है इंडोनेशिया, सी ऑप्शन है सिंगापुर और डी ऑप्शन है साउथ अफ्रीका। तो इस प्रश्न का सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, यानी कि जो ब्रिटेन है यह भारत का चौथा सबसे बड़ा बाजार निर्यात बना हुआ है।
अगले अगर पॉइंट की हम बात करते हैं, कुछ इंपॉर्टेंट फैक्ट्स की बात करते हैं, तो जो यूनाइटेड किंगडम है यानी कि यूके, ये मई 2024 में भारत का चौथा सबसे बड़ा निर्यात बाजार बनने के लिए चीन से आगे निकल गया है, क्योंकि इसने चीन को पीछे किया हुआ है, इसलिए और ज़्यादा इंपॉर्टेंट बन जाता है कि भारत का चौथा सबसे बड़ा बाजार निर्यात कौन बना है, जिसने चीन को भी पीछे कर दिया है। तो जो यूनाइटेड किंगडम है ये चौथा सबसे बड़ा भारत का निर्यात बाजार बन चुका है। अगर इस साल के मुकाबले पिछले साल की बात करें तो पिछले साल मई 2023 में, अगर मई 2023 के आंकड़ों की बात करें तो पिछले साल मई 2023 में जो ब्रिटेन था यह भारत का छठा सबसे बड़ा निर्यात गंतव्य था, जो कि इस साल मई 2024 में चौथे नंबर पर आ गया है। अगर फर्स्ट नंबर पर बात करें कि भारत का फर्स्ट निर्यात साझेदार कौन है, फर्स्ट पॉइंट पे कौन है, तो अमेरिका को निर्यात में 13% का इजाफा हुआ है और वह भारत का सबसे बड़ा निर्यात साझेदार बन गया है। यानी कि अमेरिका भारत का सबसे बड़ा निर्यात साझेदार बना हुआ है और यह फर्स्ट नंबर पर है। और फोर्थ नंबर पर आ गया है कौन? ब्रिटेन यानी कि यूनाइटेड किंगडम। अगले प्रश्न की ओर बढ़ेंगे तो हमारा अगला प्रश्न है, हाल ही में किस देश के 5400 से अधिक जो शरणार्थी हैं वो मणिपुर के नागा जिले में शरण चाहते हैं? ए ऑप्शन है अफगानिस्तान, बी ऑप्शन है म्यांमार, सी ऑप्शन है पाकिस्तान और डी ऑप्शन है श्रीलंका। तो इस प्रश्न का सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, यानी कि म्यांमार देश के कम से कम यानी कि अधिक से अधिक 5400 से जो अधिक शरणार्थी हैं ये मणिपुर में अपना शरण चाहते हैं, वहाँ पर ये रहना चाहती हैं। बात करते हैं कि क्यों रहना चाहते हैं, किस कौन सी कारण है, कौन सी वजह है। तो म्यांमार में बढ़ते संघर्ष के बीच, यानी कि वहाँ पर बहुत ज़्यादा कॉन्फ्लिक्ट चल रहा है, वहाँ पर बहुत जो रहना है वो संघर्षपूर्ण ही है। तो वहाँ पर संघर्ष के चलते, बढ़ते संघर्ष के चलते म्यांमार से कम 5400 से अधिक लोगों ने मणिपुर के कामजोंग जिले में शरण ली है, यानी कि ये मणिपुर के कामजोंग जिले में आकर के रहने लगे हैं। द हिंदू की रिपोर्ट के अनुसार, अगर द हिंदू की रिपोर्ट माने तो ये लोग हवाई बर्फबारी, हवाई बमबारी और हमलों के डर से म्यांमार से भागे हैं। यानी कि वहाँ पर हवाई बमबारी और जो हमले हैं इनकी वजह से वहाँ से ये डर करके म्यांमार से भाग निकले हैं और भारत में आकर के ये मणिपुर के कामजोंग जिले में इन्होंने शरण ली है। कितने लोग हैं? 5400 लोग हैं, यानी कि जो 5400 लोग हैं इन्होंने आकर के मणिपुर के कामजोंग जिले में शरण ली है और ये किस देश से आए हुए हैं? म्यांमार से आए हुए हैं। अगले क्वेश्चन की बात करते हैं तो हाल ही में सूक्ष्म लघु एवं उद्योग मध्यम उद्योग दिवस यानी कि MSME डे, यानी कि MSME डे कब मनाया गया? तो ए ऑप्शन है 25 जून, बी ऑप्शन है 26 जून, सी यानी कि थर्ड ऑप्शन है 27 जून और फोर्थ ऑप्शन है 28 जून। इस प्रश्न का सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर थर्ड, यानी कि 27 जून को प्रतिवर्ष सूक्ष्म लघु एवं मध्यम उद्योग दिवस मनाया जाता है, जिसे MSME डे के नाम से भी जानते हैं। अगर MSME की बात की जाए तो इसका फुल फॉर्म होता है माइक्रो स्मॉल एंड मीडियम साइज इंटरप्राइज। ये MSME का फुल फॉर्म होता है और इसी का डे यानी कि दिवस मनाया जाता है, यानी कि MSME डे, मीडियम माइक्रो स्मॉल एंड मीडियम साइज्ड इंटरप्राइजेस डे, यही MSME डे या MSME दिवस के नाम से जाना जाता है। अगर हिंदी में बात करें तो इसे सूक्ष्म लघु एवं मध्यम उद्योग दिवस के रूप में भी जानते हैं। तो हर साल 27 जून को दुनिया भर में सूक्ष्म लघु एवं मध्यम उद्योग दिवस यानी कि MSME डे मनाया जाता है। इस दिवस को मनाए जाने का उद्देश्य है सूक्ष्म लघु और मध्यम उद्योगों द्वारा वैश्विक आर्थिक विकास में किए गए महत्वपूर्ण योगदान के बारे में जागरूकता बढ़ाना। यानी कि जो छोटे छोटे कारोबार होते हैं, जो छोटे छोटे से कारखाने होते हैं, कल कारखाने होते हैं, ये सब सूक्ष्म एवं लघु मध्यम उद्योग के अंतर्गत आते हैं और इनका सबका क्या महत्वपूर्ण योगदान है वैश्विक आर्थिक विकास में, वैश्विक अर्थव्यवस्था में, क्या कुछ ये अपने इम्पोर्टेंस भूमिका निभाती हैं, इसके बारे में जागरूकता फैलाना, इसके बारे में लोगों को अवेयरनेस करना और अधिक से अधिक इसके बारे में जानकारी प्रदान करना इस दिवस का मुख्य कारण होता है, मुख्य उद्देश्य होता है। बात करते हैं सूक्ष्म लघु और उद्योग मध्यम उद्यम के जो मंत्री हैं वो कौन हैं? तो भी हाल ही में नई कैबिनेट बनाई गई है, तो उसके द्वारा ये इम्पोर्टेंट हो जाता है काफ़ी ज़्यादा, क्योंकि नए मंत्री भी बनाए गए हैं। सूक्ष्म लघु और मध्यम उद्यम मंत्री जीतन राम मांझी जी को सूक्ष्म लघु मध्यम उद्यम मंत्री या MSME मंत्रालय इनको दिया गया है। किसको? जीतन राम मांझी को। ये मोस्ट इंपॉर्टेंट है। बढ़ते हैं अपने अगले प्रश्न की ओर। हमारा अगला प्रश्न है, हाल ही में
NHAI यानी नेशनल हाईवे अथॉरिटी ऑफ इंडिया ने AI का उपयोग, AI का मतलब आप सब लोग जानते ही होंगे, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का उपयोग करके सड़क सुरक्षा बढ़ाने के लिए किसके साथ समझौता किया है। यानी कि सड़क सुरक्षा बढ़ाने के लिए NHAI ने AI का उपयोग यानी कि आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का उपयोग करके किसके साथ समझौता किया हुआ है। तो A ऑप्शन है IIT कोलकाता, B ऑप्शन है IIT, C ऑप्शन है IIT दिल्ली और D ऑप्शन है IIT मद्रास। तो इस प्रश्न का सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर C, यानी कि IIT दिल्ली के साथ NHAI नेशनल हाईवे अथॉरिटी ऑफ इंडिया ने समझौता करके और AI का उपयोग करके सड़क सुरक्षा बढ़ाने के लिए सड़क सुरक्षा के लिए एक अच्छा कदम बढ़ाया हुआ है या उसके लिए समझौता किया हुआ है। आगे अगर हम बात करते हैं तो आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के जरिए सड़क सुरक्षा मजबूत करने के उद्देश्य से भारतीय राष्ट्रीय राजमार्ग प्राधिकरण यानी कि NHAI नेशनल हाईवे अथॉरिटी ऑफ इंडिया ने और दिल्ली के इंद्रप्रस्थ इंस्टीट्यूट ऑफ इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी यानी कि IIT दिल्ली ने के बीच में क्या हुआ है, हस्ताक्षर हुआ है या इनके बीच में समझौता हुआ है। सड़क परिवहन और राजमार्ग मंत्रालय की इस पहल से राष्ट्रीय राजमार्गों पर सड़क चिन्हों की उपलब्धता में सुधार के लिए आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का उपयोग किया जा सकता है। यानी कि जो भी सड़क पे उपलब्ध जो भी चिन्ह होते हैं उनकी उपलब्धता में सुधार के लिए आप आते जाते हैं जब रोड पे तो विभिन्न प्रकार के संकेत होते हैं, विभिन्न प्रकार के चिन्ह होते हैं कि अब कोई इधर मुड़ना है, दाएं मुड़ना है, या अब स्टॉप होना है या अब आगे चल के चलना है। तो इन सभी में सुधार करने के लिए, इन सभी में एक अच्छी गुणवत्ता लाने के लिए AI का इस्तेमाल किया जाएगा, यानी कि आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का इस्तेमाल किया जाएगा। आप देख रहे हैं कि हर एक स्थान पर, हर एक विभाग में या हर कहीं पर जो आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस है ये बढ़ चढ़ कर इसका प्रयोग किया जा रहा है। तो अब जो सड़क परिवहन राजमार्ग मंत्रालय है यानी कि NHAI है, यह भी आर्टी इंटेलिजेंस का सहारा लेगा, की मदद लेगा किसके लिए, सड़क सुरक्षा के लिए। आगे बढ़ते हैं अपने अगले प्रश्न की ओर। हमारा अगला प्रश्न है, हाल ही में UVCE यानी कि UVCE के पहले निदेशक के रूप में किसको नियुक्त किया गया है। तो A ऑप्शन है भुवनेश भूषण शर्मा, B ऑप्शन है अनुराग ठाकुर, C ऑप्शन है S त्रिपाठी और D ऑप्शन है सुबोध त्रिपाठी। तो इस प्रश्न का सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर C, यानी कि S त्रिपाठी को UVCE के पहले निदेशक के रूप में नियुक्त किया गया है। आप यहाँ पे देख सकते हैं S त्रिपाठी अपॉइंटेड एज द फर्स्ट डायरेक्टर ऑफ UVCE। आगे अगर हम बात करें तो भारतीय प्रौद्योगिकी संस्थान खड़गपुर के भू विज्ञान और भूभौतिकी विभाग के जो प्रमुख हैं S त्रिपाठी, इनको यूनिवर्सिटी ऑफ विश्वेश्वरैया कॉलेज ऑफ इंजीनियरिंग के पहले निदेशक के रूप में नामित किया गया है। यानी कि UVCE का फुल फॉर्म अगर देखा जाए तो यूनिवर्सिटी ऑफ विश्वेश्वरैया कॉलेज ऑफ इंजीनियरिंग, ये इसका फुल फॉर्म होता है, और इसके पहले निदेशक के रूप में प्रोफेसर S त्रिपाठी को नियुक्त किया गया है। अगर इनकी अवधि की बात की जाए कि इनकी समय सीमा कितनी रहेगी, तो पद ग्रहण करने की तारीख से 4 वर्ष तक, यानी कि जब से इनका पद ग्रहण हो जाएगा तब से लेकर के ये 4 वर्ष तक के लिए अपने पद पर ये रहेंगे। और फिर आयु सीमा की बात की जाए तो 70 वर्ष की आयु प्राप्त करने तक जो भी पहले हों, यानी कि अगर 4 वर्ष से पहले अगर ये 70 वर्ष के हो जाते हैं तब भी इनको हटा दिया जाएगा, यानी कि तब भी इनको इस पद से जाना पड़ेगा। और या फिर अगर ये 70 वर्ष के नहीं होते हैं तो इनका पूरा कार्यकाल 4 वर्ष का रहने वाला है। बढ़ते हैं अपने अगले प्रश्न की ओर। हमारा अगला प्रश्न है, हाल ही में कौन दुनिया का तीसरा सबसे बड़ा एयरलाइन मार्केट बना। यानी कि जो एयरलाइन मार्केट है, यह दुनिया का तीसरा सबसे बड़ा कौन सा जो देश है वह एयरलाइन मार्केट बना हुआ है। तो A ऑप्शन है ऑस्ट्रेलिया, B ऑप्शन है भारत, C ऑप्शन है कनाडा और D ऑप्शन है इंडोनेशिया। तो इस प्रश्न का सही जवाब है ऑप्शन नंबर B, यानी कि जो भारत है यह दुनिया का तीसरा सबसे बड़ा एयरलाइन मार्केट बन गया है। पॉइंट की अगर अगले पॉइंट की हम बात करते हैं तो भारत दुनिया का तीसरा सबसे बड़ा घरेलू विमानन बाजार बन गया है। 10 साल पहले भारत लगभग 80 सीटों के साथ 5वें स्थान पर था। यानी कि अगर 10 साल पीछे की बात की जाए तो लगभग 80 लाख सीटों के साथ जो भारत था यह 5वें स्थान पर था, और चौथे स्थान पर इंडोनेशिया और तीसरे स्थान पर ब्राजील थे। अमेरिका और चीन क्रमशः पहले और दूसरे स्थान पर थे, लेकिन अब
वर्तमान समय में बात की जाए तो चौथे स्थान पर यानी कि फोर्थ पोजीशन किसने हासिल कर ली, तीसरी पोजीशन किसने हासिल कर ली है, तो जो तीसरी यानी कि थर्ड पोजीशन है ये भारत ने हासिल की हुई है। और जो भारत है दुनिया का तीसरा सबसे बड़ा घरेलू विमानन बाजार बन गया है। फर्स्ट पर अमेरिका है और सेकंड पर चाइना है और थर्ड पे अब भारत आ गया है। सरकार के अनुसार पिछले 10 वर्षों में देश में एयरपोर्ट की संख्या 74 से बढ़कर के 157 हो गई है। यानी कि अगर वर्तमान में देखा जाए तो भारत में कितने एयरपोर्ट हैं, तो 157 एयरपोर्ट हैं, जो कि 10 वर्षों में 10 वर्ष पहले की बात की जाए तो पहले 74 थे और अब बढ़ करके वर्तमान 2024 में 157 एयरपोर्ट हो गए हैं। बढ़ते हैं अपने अगले प्रश्न की ओर। हमारा अगला प्रश्न है, हाल ही में किस IIT के छात्र कलश गुप्ता ने विश्व की सबसे बड़ी कोडिंग प्रतियोगिता जीती। यानी कि जो कोडिंग होती है, कोडिंग डिकोडिंग आप जानते ही होंगे, तो जो कोडिंग होती है तो इसके लिए एक प्रतियोगिता आयोजित की गई जो कि विश्व स्तर की थी और विश्व की सबसे बड़ी कोडिंग प्रतियोगिता थी। तो इसको किस IIT के छात्र कलश गुप्ता ने जीती हुई है, यानी कि जीता किसने है, कलश गुप्ता ने। और ये किस IIT से संबंधित हैं, तो ए ऑप्शन है IIT पटना, बी ऑप्शन है IIT दिल्ली, सी ऑप्शन है IIT कोलकाता और डी ऑप्शन है IIT मद्रास। तो इस प्रश्न का सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, यानी कि IIT दिल्ली के छात्र कलश गुप्ता ने विश्व की सबसे बड़ी कोडिंग प्रतियोगिता जीती हुई है। आप यहाँ पर देख भी सकती हैं कलश गुप्ता को, इन्होंने कोडिंग प्रतियोगिता, विश्व स्तर की सबसे बड़ी कोडिंग प्रतियोगिता जीत ली है। तो IIT दिल्ली के कंप्यूटर साइंस इंजीनियर के जो छात्र हैं कलश गुप्ता, इन्होंने TCS कोड वीटा प्रतियोगिता, यानी कि इस प्रतियोगिता का नाम है, जो कोडिंग प्रतियोगिता आयोजित की गई, तो इस प्रतियोगिता का नाम है, आप नाम भी ध्यान रख लीजिएगा क्योंकि नाम भी पूछ लिया जाता है कि TCS कोड वीटा प्रतियोगिता किसने जीती। तो TCS कोड प्रतियोगिता पूछ लिया जाए या भी उसकी सबसे बड़ी कोडिंग प्रतियोगिता पूछ ली जाए, ये एक ही बात है। और ये किसने जीती हुई है, ये कलश गुप्ता ने जीती हुई है। तो जो TCS कोड वीटा प्रतियोगिता है, इसके 10वें सीजन में 87 देशों के 1 लाख से अधिक प्रतिभागियों को हरा कर यह जीत कलश गुप्ता ने हासिल की हुई है। बहुत ही ज़्यादा उम्दा है, बहुत ही ज़्यादा सुंदर और प्रशंसनीय कार्य है कि 1 लाख से अधिक प्रतिभागियों को इन्होंने हराया हुआ है। उसके बाद जाकर के विश्व की सबसे बड़ी कोडिंग प्रतियोगिता TCS कोड वीटा प्रतियोगिता ये जीते हुए हैं। 87 देशों के लगभग 1 लाख से अधिक प्रतिभागियों को इन्होंने हराया हुआ है। काफ़ी ज़्यादा प्रशंसनीय और सराहनीय कार्य है और भारत देश का नाम इससे और ज़्यादा अच्छा और ज़्यादा ऊंचा होता है। बात करते हैं कलश गुप्ता की। तो कलश गुप्ता ने वर्ष 2018 में IIT दिल्ली में इन्होंने प्रवेश लिया था। प्रवेश परीक्षा JEE के में देश भर में तीसरी रैंक इन्होंने हासिल की थी। यानी कि 2018 में IIT दिल्ली की जो JEE की परीक्षा थी, यानी कि प्रवेश परीक्षा ज्वाइंट इंट्रेंस एग्ज़ाम जो था, उसमें इन्होंने देश भर में तीसरी रैंक हासिल की हुई थी। यानी कि पूरे भारत भर में ये 3rd रैंक इन्होंने हासिल की थी और उन्होंने पूरी दिल्ली में टॉप किया था। और अगर दिल्ली की केवल बात की जाए तो पूरी दिल्ली में इन्होंने टॉप किया था और पूरी इंडिया की बात की जाए तो उसमें इनकी रैंक तीसरी थी। तो ये थे आज के हमारे मोस्ट टॉप 15 करंट अफेयर्स क्वेश्चंस, जो कि 27 और 28 डेट के थे। 27 और 28 तारीख में जो भी क्वेश्चंस बने इंपॉर्टेंट, वो सभी क्वेश्चंस आज हम लेकर के आपके सामने आए थे, हाजिर हुए थे। अगर ये क्वेश्चंस आपको पसंद आते हैं तो प्लीज़ वीडियो को लाइक करना तो बिल्कुल भी मत भूलिए। अपने दोस्तों के साथ अधिक से अधिक शेयर कीजिए और हमारे चैनल को सब्सक्राइब आप ज़रूर कीजिए ताकि कोई भी वीडियो हो उसकी नोटिफिकेशन आपको तुरंत मिले और आपको बेहतर से बेहतर कंटेंट दिया जाए। तो इसके लिए आप सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा। धन्यवाद।